नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कांग्रेस मुक्त भारत की। भारतीय जनता पार्टी ने यह नारा दिया था कांग्रेस मुक्त भारत का। तो अब भारतीय जनता पार्टी की स्थिति ये हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे कांग्रेस युक्त होती जा रही है और कांग्रेस मुक्त के बजाय कांग्रेस युक्त जो भारतीय जनता पार्टी है वो ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। आप बीजेपी के प्रशंसक भले ही हो सकते हैं, लेकिन यह मुद्दा जो है वो बार बार राजनीतिक गलियारों में उठता है और इस पे जो है वो भारतीय जनता पार्टी को सोच विचार करना ही पड़ेगा। 2024 के लोकसभा चुनाव से भारतीय जनता पार्टी को इस गलती के ऊपर जो है वो सबक लेना चाहिए था, लेकिन अभी तक लग रहा है कि ऐसा कुछ जो है वो नजर नहीं आ रहा है। बाकी आप एक तरफ छोड़ दीजिए, आरएसएस को आप एक तरफ छोड़ दीजिए, राष्ट्रवाद को आप एक तरफ छोड़ दीजिए, वो सारी बातें जो है वो अपनी अपनी जगह सही है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि कांग्रेस पार्टी छोड़कर या कांग्रेस के सहयोगी दलों की पार्टियों से जो नेता छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करते हैं और भारतीय जनता पार्टी अगर उनको टिकट देती है तो उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी बड़ी मुश्किल में जो है वो दिखाई पड़ती है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, आपको इसको समझना भी पड़ेगा। अजीत पवार, शरद पवार की पार्टी में एनसीपी का बड़ा चेहरा, शरद पवार के बाद में अगर कोई बड़ा नेता एनसीपी का माना जाता है तो वो माना जाता था अजीत पवार को। उद्धव ठाकरे ने गठबंधन तोड़ा, महाविकास आघाड़ी में गए। शरद पवार ने कांग्रेस पार्टी को साथ में लिया क्योंकि कांग्रेस पार्टी किसी भी तरीके से शिवसेना के साथ नहीं जाना चाहती थी, लेकिन फिर भी वो साथ आए, सरकार बनी। और जिस वक्त सरकार बनी या 2019 का विधानसभा जो चुनाव था उस वक्त नरेंद्र मोदी से लेके आप देखो छोटे कद के जितने भी भारतीय जनता पार्टी के नेता है वो भी लगातार जो है वो एनसीपी को अजीत पवार के मुद्दे पर घेरते नजर आते थे और भ्रष्टाचार का एक बड़ा आरोप लगाते थे और बात जो है वो 70,000 करोड़ तक चली जाती थी। और फिर अचानक से कोविड के समय आपको वो सुबह भी याद होगी जब आप उठे होंगे और उठते ही जैसे ही आपने मोबाइल अपना या फिर जो है वो टीवी ऑन किया और आपके सामने खबर आई कि अजीत पवार के साथ मिलकर सुबह सुबह दिन उगने से पहले राज्यपाल भवन में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बना ली। और स्थिति क्या थी? कोई समर्थन प्राप्त नहीं था। और फिर स्थिति ये बनी कि वापस अजीत पवार जो है वो एनसीपी में चले गए, शरद पवार के साथ चले गए। तो भारतीय जनता पार्टी की यहां पे जो है वो किरकिरी हुई, क्योंकि जो काम दिन में किया जा सकता था उसको सुबह इतना जल्दी करने की क्या जरूरत थी देवेंद्र फडणवीस को? ये बड़ा सवाल जो है वो उस वक्त भी उठा था और हमें ऐसे सवालों को जो है वो नजरअंदाज भी नहीं कर सकते। और फिर उसके बाद में अजीत पवार ने एनसीपी तोड़ी और अजीत पवार जो है वो सीधे तौर पे हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए। उधर से एकनाथ शिंदे आए, सरकार बनी और भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगे। जिस तरीके से हम वॉशिंग मशीन की बात करते हैं हर चुनाव में जो है, तो ये भारतीय जनता पार्टी की एक ऐसी वॉशिंग मशीन बन जाती है कि अजीत पवार जैसे नेता जो है वो दूध के धुले हुए बन जाते हैं। और अब जब महाराष्ट्र के चुनाव में सब कुछ सही चल रहा था तो अचानक से नवाब मलिक की एंट्री हो जाती है। नवाब मलिक बहुत बड़ा चेहरा है राजनीति का और महाराष्ट्र की राजनीति में तो जो है वो उनका वर्चस्व भी बहुत है और अजीत पवार के पक्के दोस्त, क्योंकि वो भी एनसीपी में ही थे। और जब नवाब मलिक एनसीपी में थे तो उनके ऊपर आपको पता होगा ईडी और सीबीआई की पूछताछ हुई, एनआईए की रेड हुई और उनको गिरफ्तार कर लिया। और इस साल जुलाई में उनको मेडिकल आधार पे जमानत मिली और उसके बाद से वो बाहर है। तो इस आधार पे हमने सुप्रीम कोर्ट को तो बड़े सवालों के कटघरे में जो है वो खड़ा किया है कि सुप्रीम कोर्ट को नहीं दिखता कि एक किसी भी व्यक्ति को मेडिकल आधार पे जमानत दी जाती है और वो व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है, रैलियां कर रहा है, तो उसकी बीमारी अब कहाँ गई? तो ये जो है वो कोर्ट को दिखता नहीं है। तो ये तो जो है वो न्याय प्रणाली की जो हम हर वीडियो में बात करते हैं। लेकिन यहाँ पे नवाब मलिक, जिसके ऊपर हसीना पार करके जो आपको पता होगा बॉडीगार्ड
और उनसे जो है वो तार जुड़े हुए, और एनआईए ने उस वक्त भी दाऊद इब्राहिम से लेके छोटा शकील तक ये तार जो है वो जोड़ के देखे थे, और एक वजह भी बताई थी जिसमें ये संभावना आई थी कि बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स जो है वो आतंकवादियों की नज़र में हैं, तो बड़ा धमाका हो सकता है। और नवाब मलिक के ऊपर ये भी आरोप है कि इनसे बहुत सस्ते दामों पे नवाब मलिक ने ज़मीन खरीदी। तो नवाब मलिक सीधे तौर से अगर अंडरवर्ल्ड से जुड़ा हुआ है, तो फिर अगर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ या गठबंधन में अगर वो सरकार में आता है, क्योंकि जीत की संभावनाएं पूरी नजर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार जो है वो महाराष्ट्र में सरकार बनाएगी गठबंधन की, तो क्या ऐसी स्थिति में महाराष्ट्र की जो सरकार है या भारतीय जनता पार्टी दाऊद के करीब नहीं आ जाएगी? ये भी एक जो है वो बड़ा प्रश्न उठता है। नवाब मलिक, आपको पता होगा, पहली बार 1996 में नेहरू नगर की सीट, जो मुस्लिम बाहुल्य इलाका आता है, वहाँ से महाराष्ट्र के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़ते हैं और उनको जीत हासिल हो जाती है। फिर यह सिलसिला चलता है, 1999 में फिर उसी सीट से जो है वो समाजवादी पार्टी के टिकट पर दोबारा चुनाव लड़ते हैं और फिर उनको जीत हासिल होती है। इसके बाद 2004 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के समय साइनिंग इंडिया का नारा दिया गया था, तब नवाब मलिक जो है वो समाजवादी पार्टी छोड़ते हैं और समाजवादी पार्टी छोड़कर शरद पवार की पार्टी एनसीपी का दामन थाम लेते हैं। उनकी सीट बदल दी जाती है और सीट जो है वो अणुशक्ति नगर कर दी जाती है। 2004 में वो चुनाव लड़ते हैं, 2009 में भी वो चुनाव लड़ते हैं और वहां से उनको जीत हासिल होती है। तो ऐसा नहीं है कि बड़ा नेता नहीं है, बड़ा नेता है तो समर्थक भी होंगे, कार्यकर्ता भी होंगे और मतदाता भी होंगे, लेकिन आरोप जो है वो उससे भी ज़्यादा गंभीर है। और ये आरोप जो है वो सुरक्षा से, ये भ्रष्टाचार के आरोप नहीं है, ये देश की आंतरिक सुरक्षा से जुड़े हुए आरोप है। तो क्या ऐसे आरोपों में एक बड़े नेता, कद्दावर नेता होने की वजह से, और इसमें भारतीय जनता पार्टी ने अजीत पवार के इस निर्णय का, इससे पहले आपने ध्यान होगा, आशीष सेलार जो पंजाब में महाराष्ट्र में बीजेपी की इकाई के जो है वो हेड है, आशीष सेलार, उन्होंने सीधे तौर से इसका विरोध भी किया था। लेकिन आज नामांकन का आखिरी दिन था, नवाब मलिक ने जो है वो नामांकन, इससे पहले निर्दलीय नामांकन भरा और आज उन्होंने जो है वो अजीत पवार की। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अजीत पवार से ये उम्मीद की जा सकती थी, क्योंकि अजीत पवार के ऊपर बड़े आरोप थे। और ऐसी स्थिति में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अजीत पवार के करीबी भी ऐसे ही रहे होंगे, क्योंकि माँ विकास अघाड़ी में अजीत पवार भी शामिल थे और उस वक्त आपको पता होगा नवाब मलिक भी उसी पार्टी का हिस्सा थे, उसी माँ विकास अघाड़ी का हिस्सा भी थे और मंत्री भी थे। और जब इनको गिरफ्तार किया गया था तो इसी अजीत पवार ने बाकी लोगों के साथ, चाहे छगन भुजबल हो या दूसरे नेता हो, उनके साथ मिलकर इस्तीफा नहीं लेने तक की मांग की थी कि किसी भी सूरत में जो है वो नवाब मलिक का इस्तीफा नहीं होना चाहिए। तो नवाब मलिक ने एक तीर से दो निशाने साधे, अपनी बेटी जिसको अणुशक्ति नगर से जो है वो टिकट दिलाया, और आज सारा सस्पेंस खत्म करते हुए मानखुर्द शिवाजी नगर से जो है वो खुद उन्होंने एबी फॉर्म जो है वो अजीत पवार की जो एनसीपी है उससे भरा। तो मामला जो है वो अब बड़ा रोचक हो जाता है, क्योंकि विपक्षी पार्टियां भी अब भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर होती हुई दिखाई देगी। और ये पहला मौका नहीं है कि नवाब मलिक के आने के बाद में जो है वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर इस तरीके के आरोप लगे। इससे पहले भी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बहुत आरोप लगे, और आरोपों की वजह यह है कि जहां कांग्रेस पार्टी के नेता कांग्रेस पार्टी छोड़ रहे हैं, उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं। और ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी, जो इस वक्त विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भी है और सबसे बड़े नेता, लोकप्रिय नेता जो है वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल है, तो फिर भारतीय जनता पार्टी को ऐसे नेताओं को अपनी पार्टी में लेने की क्या ज़रूरत है? क्या भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसे कार्यकर्ता नहीं है? लेकिन वो कहते हैं कि राजनीति में जो है वो सब कुछ चलता है। राजनीतिक धर्म ये कहता है कि आप राजनीतिक फायदे के लिए किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो इस्तेमाल वहाँ भी हो रहा है, इस्तेमाल यहाँ पे भी हो रहा है। फ़र्क ये है कि वहाँ कुछ ज़्यादा हुआ तो यहाँ कुछ जो है वो कम हो रहा है, लेकिन हो रहा है। और ऐसा पहला मौका नहीं है, कुछ ऐसे बहुत सारे जो है वो भारतीय जनता पार्टी के डिसीजंस हैं जिन पे हम जो है वो ऐसी बात कर सकते हैं, ऐसी चर्चाएं कर सकते हैं
क्योंकि जब यूसीसी की भी बात चली थी तो यूसीसी में भी हमने देखा इसी तरीके की स्थिति बनी थी, जहां एक और जो है वो मुसलमानों को यूसीसी में शामिल करने की और फिर दूसरे जो है वो जाति को, आपने देखा उत्तराखंड में, उसको यूसीसी से दूर रखने की बात की। तो जब अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आ रहा है तो फिर एक जात मुस्लिम कम्युनिटी को लेना और दूसरी जाति को उससे बाहर कर देना, ये थोड़ा सा जो है वो समझ के बाहर की बातें हो जाती है, क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब होता है सब कुछ या सारे जो कानून है सबके लिए एक जैसे ही हैं। तो ऐसी स्थिति में महाराष्ट्र का चुनाव रंग बदल रहा है, कितने बागी हैं, किस तरीके से उनको मनाया जाएगा, किस पे कहाँ पे जो है वो टिकट दिया गया, कहाँ पे जो है वो प्रतिद्वंदी है, कहाँ पे जो है वो सेटिंग काम करेगी। और इसी कड़ी में इस तरीके की जो घटना है, वैसे अगर आप भारतीय जनता पार्टी के फॉलोवर है तो ये आपके लिए भी जो है वो एक सोचने वाली बात है। और वो इसलिए क्योंकि ऐसी जो है वो देर सबेर भारतीय जनता पार्टी में इस तरीके की हरकतें जो है वो होती रहती है। लेकिन राजनीति है, राजनीति में सब कुछ जायज़ है। आप और हम बैठकर सिर्फ जो है वो इन लोगों की चर्चा कर सकते हैं। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा ये वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।